पॉलिटिकल प्लस न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त करण सिंह धनखड़। दोस्तों, कल भारत सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया था कि मुख्य तौर पर जो शर्त पाकिस्तान के साथ रखी गई वो ये है कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देगा। हंसी आती है मेरे को इस तरह की शर्त के ऊपर। आप पता नहीं इस बात को किस तरह से ले। पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देगा, ये शर्त पाकिस्तान ने मानी और हिंदुस्तान ने एतबार कर लिया। क्या गजब स्टेटमेंट आती है, क्या खेल हो रहा है ये इस देश में। और सबसे बड़ी बात ये कि पिक्चर में कोई नहीं है। आपने बात की किससे की? पाकिस्तान के अंदर शक्ति के 3 केंद्र हैं कम से कम। नंबर 1 आईएसआई, दूसरा सेना और तीसरा राजनीतिक नेतृत्व। आपने किससे बात की? किससे ये गारंटी ली? क्या सेना से? वो जनरल मुनीर ने क्या गारंटी दी इस बात की? क्या आईएसआई ने दी या राजनीतिक नेतृत्व ने किया? ये एक बड़ा सवाल है। इनमें से कोई भी एक भी ऐसा नहीं है जिसके पास या तो पूरी ताकत हो या फिर ताकत है तो वो इनकी बात को माने। कोई दुनिया में एक भी आदमी ऐसा नहीं मिलेगा आपको जो ये मान ले कि पाकिस्तान की सेना आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देगी। और पाकिस्तान का मतलब है वहां की सेना। राजनीतिक नेतृत्व सिर्फ हाथी के दांत हैं, उससे अलावा कुछ नहीं। तो आपने बात किससे की ये नहीं बता रहे। आईएसआई वो एक कुख्यात जांच एजेंसी है, वो तो एक जो विजिलेंस एजेंसी है, वो क्या करेगी? आपने मतलब बता दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हमने ये शर्त रखी थी कि आतंकवाद को पाकिस्तान बढ़ावा नहीं देगा, और ट्रंप ने कह दिया ठीक है नहीं देगा, और आपने कह दिया ओके युद्ध विराम। गजब। देखिए, अभी तक पाकिस्तान के साथ 4765, 71, 1999 और 5वां युद्ध था ये पाकिस्तान के साथ। 71 में 65 लीजिए, लाल बहादुर शास्त्री जी ने ताशकंद में समझौता किया था, संधि हुई ताशकंद संधि। 1971 में शिमला समझौता हुआ। कोई बात थी, कोई सिस्टम था, कुछ कागज पत्र थे, कुछ वायदे थे लिखित में मुहद्दा हुए थे। अब यहां पर क्या है? टोटली जबानी जमा खर्च हो रहा है। चाहे वो बीजेपी सरकार के समय 1999 में अटल जी के समय पे हुआ हो, युद्ध हुआ, हमें खूब हानि हुई। कारगिल युद्ध में हमें बहुत ज्यादा हानि हुई थी, पाकिस्तान से बहुत ज्यादा। ये मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान से बहुत ज्यादा हमें हानि हुई, और आखिर में युद्ध हम जीते क्योंकि हमने वहां से खदेड़ लिया उनको। लेकिन कोई उनसे लिखित में नहीं आया। पाकिस्तान से फोन आया उस समय भी कि इनको सेफ पैसेज दे दीजिए, उन्होंने निकलने दिया कि जाइए आप। और अब 2025 में भी यही हो रहा है कि जब बढ़त हमारे पास थी, हम मजबूती के साथ, हमारी सेनाओं ने वो पराक्रम दिखाया, अभूतपूर्व पराक्रम हमारी सेनाओं ने दिखाया, और पूरा पाकिस्तान का जो होना चाहिए था वो 2-3 दिन के अंदर वो बिल्कुल करने वाले थे। तभी ट्रंप का फोन आता है और ये कहते हैं युद्ध विराम। ना कोई वायदा साइन है, ना कोई पैक्ट साइन है, ना कोई संधि साइन है, ना किसी को लेना एक न देना दो। ट्रंप ने के फोन के सामने घिघी बंध गई, हाथ बांध लिए कि जो आप कहें हाजिर है हुजूर। या फिर यारी दोस्ती के चक्कर में इस देश की पीठ पर छुरा घोंपा है।
ये भारत की जनता खुद सोचे, क्योंकि ये बेशरम तो जवाब देंगे नहीं। ये आपने खुद सोचना पड़ेगा। एक और बात, ये बार बार सेना को लगा देते हैं, युद्ध कर दिया अपना राजनीतिक फायदा उठाने के लिए। इस देश में जब भी कोई चुनाव आता है, कोई अहम चुनाव आना, डिसाइसिव चुनाव अगर कोई आने वाला होता है, उससे ठीक 2-4 महीने पहले ये सेना का प्रयोग करते हैं, चाहे किसी बहाने भी सही। चाहे पुलवामा हो, नहीं होना चाहिए था, सब कुछ था, लीड थे और उनको बचाया जा सकता था, लेकिन जानबूझकर उन सेनानियों को, हमारे बहादुर सेनानियों की शहादत इन्होंने ली। चाहे पुलवामा हो, चाहे पहलगाम हो। पहलगाम दुनिया का एक अलग ही अजूबा, जो भारत की सरकार, भारत की सत्ताधारी पार्टी जो बीजेपी चाहती है कि इस देश में हिंदू मुस्लिम हो और हमें जो है राजनीतिक बढ़त मिले, जो पाकिस्तान का जनरल चाहता है कि हमारे देश में हिंदू मुस्लिम हो और वो गिद्ध की तरह यहां आकर बैठे। वही बात, यूं की यूं वही बात जो ये चाहते हैं और जो वो चाहता है, बीच में आतंकवादी पहलगाम में आकर वही भाषा कैसे बोलते हैं। दुनिया के अंदर कोई ऐसा आतंकवादी संगठन नहीं है जो इंटरव्यू लेकर लोगों को मारता हो। मनसा पर सवाल उठता है कि ये क्या घालमेल कर रहे हैं। क्या इनको सिर्फ मात्र सेनाओं का यूज करना था इस समय, क्योंकि अभी 1-2 दिन में इनको बिहार भागना है और उसके बाद वो बंगाल की शेरनी जो इनके काबू नहीं आ रही, वहां पर राष्ट्रवाद फैलाना था। आखिर इनकी मनसा क्या है? मुझे यहां पर एक खेल और भी नजर आता है इनका। सेना को फ्री हैंड दे दिया, बोल दिया सेना को फ्री हैंड दे दिया, सेना को फ्री हैंड दे दिया। नहीं, सेना को कोई फ्री हैंड नहीं दिया जाता। अगर सेना को फ्री हैंड दिया होता तो सेना, जैसा कि इस्लामाबाद और लाहौर तक पहुंच गई, इनका गोदी मीडिया कह रहा था पहले दिन, अगले दिन वहां से वापस नहीं आती। ये मेरा दृढ़ विश्वास है हमारे सैनिकों के ऊपर। सवाल ही पैदा नहीं होता वहां से मुड़ के वापस आ जाए। सेना को फ्री हैंड देकर सेना को बदनाम करने का एक नया हथियार इस नटवर लाल ने ढूंढा है कि सेना का नाम लगा दो, कोई बोलेगा नहीं, सेना पर कोई सवाल नहीं उठाएगा। सेना को फ्री हैंड दे दिया। सेना कोई फ्री हैंड नहीं दिया जाता। ये बंद कमरे में ट्रंप के आगे हाथ जोड़कर खड़ा रहता है। ट्रंप का फ्री हैंड अगर किसी का है तो वो ट्रंप का है, चाहे वो इसको मारे चाहे हम हिंदुस्तानियों को मारे, फ्री हैंड है तो आज ट्रंप का। इन बेशर्मों ने इस देश की वो हालत बना दी है जो पहले कभी नहीं हुई। 22 अप्रैल के बाद, ध्यान देने की बात है, 22 अप्रैल के बाद जब से पहलगाम कांड हुआ और आज तक इस देश के 15 दिन तो इस देश के प्रधानमंत्री ने ले लिए सोचने के लिए और मीटिंग खेलने के लिए कि अब ये मीटिंग हो रही है, वो लेवल, ये हाई लेवल, वो लो लेवल, वो मीटिंग पे मीटिंग 15 दिन खा गए बैठे रहे। और उसके बाद अगर बिना तैयारी के हमारी सेना को घुसेड़ दिया, बिना तैयारी कई तरह की होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारे सैनिक कमजोर हैं या संगठित है, नहीं, इनकी सैनिक, इनकी विदेश नीति फेल थी, कोई तैयारी नहीं इनकी। इन्होंने किसी का भी एक भी देश ऐसा नहीं जो आकर ये कहे कि हिंदुस्तान के साथ हम खड़े। क्या कहा ट्रंप ने? इनकी तो 100 साल, 150 साल, हजारों साल से चली आ रही है, ये अपने आप निपट ली। ये दोस्ती थी तुम्हारी? क्या दोस्त के घर ऐसे होते हैं जो ये स्टेटमेंट आए? नहीं, वो किसी का दोस्त नहीं है, वो अपने हथियार बेचता है। और एक आदमी को एक ललक है, हमारे देश में एक बीमारी है एक आदमी को, वो विदेशों में भी जाएगा तो भारत का नाम नहीं लेगा। कुछ 10, 20, 100, 50 जो है ना भाड़े के टट्टू वहां रोड पर झंडे लेकर खड़े हो जाएंगे और वो मोदी मोदी पुकारेंगे। सिर्फ एक ही मकसद है, 88 से ज्यादा देशों में ये
यात्रा कर चुका। मुझे आज तक 11 साल में कोई एक देश ऐसा बता दो जहां पर भारत का नाम लिया हो, अपना नाम। सिर्फ मैं मेरा टर्की का धार लेने गया था। टर्की ने पाकिस्तान को फुल सपोर्ट, खुल्लम खुल्ला, दुनिया भर के लॉन्चर हमारे को मारे, टर्की के बने हुए, और जितने भी आपके मिसाइल या दूसरे हथियार हमारे ऊपर आके गिरे वो ज्यादातर टर्की के बने हुए थे। और सबसे पहले भागा कि मैं तो उसका दूत हूं जी, करुणा दूत। टर्की भागा कि लो जी, दवाइयां भी लो जी, ये भी लो जी, वो भी लो। बस एक बार 150 आदमी खड़े करके या तो मुझे देश का बड़ा सम्मान दे देना या फिर वही जयकारा लगवा देना। एक ही मकसद होता है, एक ही, दूसरा कोई मकसद नहीं। आज उस टर्की ने हमारे भारत के, इसका तो बेशर्म का बिगड़ता कुछ नहीं, हमारे देश के पीठ में छुरा हुआ टर्की ने। जब आपकी तैयारी नहीं थी, आपका कोई भी फ्रंट मजबूत अगर नहीं था, मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि 3 दिन तक जो युद्ध चला है उसमें लगातार सैकड़ों मिसाइल और दूसरे हथियार हम पर आकर गिरते रहे, सैकड़ों की तादाद, एक नहीं। शुक्र है भगवान का, शुक्र है मालिक का, शुक्र है, हम धन्यवादी हैं उस पुराने दोस्त के रशिया की कि उनका दिया हुआ हमारे पास S-400 था। अगर वो नहीं होता, सोचो इस देश की क्या हालत की होती, एक पित्ती भर से देश ने। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपकी तैयारी नहीं थी, आपने हमारे सैनिकों को मौत के मुंह में छोड़ दिया। दुनिया भर के रोज आप देख रहे थे, कश्मीर से लेकर और गुजरात तक, भुज तक लगातार ड्रोन, एक दिन में 200, 300 ड्रोन और मिसाइल आ रही थी। आपकी ये तैयारी थी। 56 इंच का सीना होने के बावजूद आप बंकर में बने रहे। जब तक 22 तारीख के बाद, एक दिन बिहार की रैली करने के बाद, अपना चुनावी निशाना साधने के बाद आप बंकर में घुसे रहे, बाहर नहीं निकले, लोगों से नहीं मिले, किसी से क्या आपने किया, कहां आप छुपे बैठे थे, क्योंकि आपकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, जनता से रूबरू नहीं हुई। आपने युद्ध छेड़ने से पहले देश के नाम कोई संदेश नहीं दिया। आपने किससे पूछकर युद्ध किया, किससे राय आपने ली कि युद्ध किया जाए? क्या सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ साधने के लिए? जवाब तो आपको देना होगा। लेकिन एक चीज मैं यहां कहता हूं कि इसने सिद्ध कर दिया ये वास्तव में सावरकर की असली औलाद है। जब हम युद्ध में उतर ही गए और अधर्म बढ़ रहा है, और आपने नाम भी दिया था सिंदूर, और उसके बावजूद भी हमारे इस युद्ध के दौरान में आपने कितनी मां बहनों के सिंदूर मिटाए हैं? आपके पास कोई हिसाब है तो इस जनता को दीजिए। नाम बड़े बड़े रख देंगे, भावनात्मक सिंदूर है, पता नहीं क्या क्या, लेकिन काम कर्म गिद्दड़ों वाले कायर आदमी। मुझे तो यह भी नहीं समझ में आता कि इस देश का प्रधानमंत्री है कौन। कभी कभी तो शक होता है कि इस देश का प्रधानमंत्री ये नहीं है, या तो अडानी है या फिर वो डोनाल्ड ट्रंप है। शक होता है मुझे, क्योंकि इस धन्ना सेठ के पैसे से सारा देश इसको बेचा जा रहा है, मुफ्त में दिया जा रहा है, बिना नाम मात्र के पैसे लेकर सब कुछ इसको दिया जा रहा है। ये मतलब एक शक की वजह है कि शायद ये जिसके हाथ में ही कुछ ना हो, ये चलाता ही ना हो, या तो इस देश को चला रहा है इसका कार्यकारी जो प्रधानमंत्री है, या तो ये अडानी है या फिर ट्रंप है।
कि अपने तो नहीं हो सकते। कोई भी हिंदुस्तानी जिसको थोड़ी सी भी शर्म लिहाज कुछ भी हो वो बचा होगा ना, वो इस तरह से एक्ट नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। इंदिरा गांधी, मुझे अटल जी भी याद आएगा, इंदिरा गांधी जी भी याद आई। अटल जी ने भी कारगिल के समय अड़के खड़े होते थे। जब तक हम डिसाइसिव मोड पर निर्णायक स्थिति में नहीं पहुंच जाते, हम डोमिनेट नहीं कर लेते कारगिल में, तब तक युद्ध विराम नहीं होगा। कवि हृदय थे, कोमल हृदय थे वो आदमी, उसके बावजूद भी उन्होंने युद्ध किया। इस देश की जनता की भावनाओं का ध्यान रखा अटल जी ने, और पूरी तरह से वो कारगिल के और जो है ना तोलरलिंग की पहाड़ियों के ऊपर चढ़कर हमारे जवानों ने जब तिरंगे लहराए, तब उनको सेफ रास्ता लेकर निकाला था। वो भी याद दिला दूं, अमेरिका की कहने पर ही। ये काम तो सारा अमेरिका के कहने पर ही करते हैं, जो अमेरिका कहेगा वो करेंगे। लेकिन मुझे इंदिरा गांधी जी कल से बहुत याद, क्या शेरनी थी वो, आयरन लेडी उसको कहा गया। आयरन लेडी क्या, मैं उसको पता नहीं क्या क्या तक मैं देना चाहता था। जिस लेडी ने निक्सन को कह दिया, फोन नहीं उठाया उसका और साफ मना कर दिया कि नहीं करेंगे, कोई बात नहीं करेंगे अमेरिका से। अमेरिका ने हमारे ऊपर बेड़ा लगा दिया था साथ में, वो बेड़े हमारे ऊपर चढ़ा दिए, लेकिन वो शेरनी ट्री आज हम डोमिनेट कर रहे थे। हमारी सेनाओं का मनोबल को क्यों कमजोर करते हो श्रीमान जी आप? अगर नहीं बस का, अगर सिर्फ इस देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पर ही चुनाव अगर लड़ना है, तो इस देश को बख्श दो, बंद कर दो ये तमाशा और दे दो अपने इस्तीफे, जाओ अपने घर। आपके बस का कुछ नहीं है। इस दुनिया में हर एक देश का कहीं ना कहीं कोई इंडेक्स होता है, पहचान होती है, एक साख होती है। गरीबी इंडेक्स आप इंटरनेशनल लेवल पे चेक कर लीजिए, जिसको भी भगवान ने आपको थोड़ी सी भी सरस्वती दी है। बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी, प्रति व्यक्ति आय, प्रेस की आजादी, आप सारे इंडेक्स चेक कर लीजिए। आज हिंदुस्तान जीरो है, जीरो। और डंका, माय फुट डंका, ये डंका होता है, ये डंका नहीं श्रीमान जी, इस देश की लंका लगाई है आपने। अमेरिका आज हमारे देश को चला रहा है, शर्म की बात है। एक छोटा सा यूक्रेन, पिद्दी भर सा यूक्रेन, और उसके राष्ट्रपति जेलेंस्की शेर की तरह जब इसी ट्रंप के सामने धारते उसकी बेइज्जती करते हैं इंटरनेशनल मीडिया के सामने कि जा तेरे जैसे बहुत देखे। और एक ये घुघुमल है, कायर, डरपोक। आज तक इस देश में इतना कायर, इतना डरपोक, इतना बेशरम प्रधानमंत्री दूसरा नहीं हुआ। ये हकीकत है, ये पूरे देश को माननी होगी हर हालत में। यही इनकी सच्चाई है। ये बार बार सेना का फायदा उठाते हैं, इस देश में झूठा राष्ट्रवाद फैलाते हैं और फिर चुनाव जीतते हैं। अभी देखना, चंद दिन रुको, बिहार में अगर ये कहते हुए ना मिले कि हम लाहौर में पहुंच गए थे, हमें वो वोट दो, हमने पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दिया, हमें वोट दो। अरे आपने कुछ नहीं किया, जीरो है आप, जीरो। जो करती है हमारी बहादुर सेना करती है। आप तो बंकर में थे, बाहर भी नहीं निकल सकते। आप तो इस लायक भी नहीं हो कि सिक्योरिटी हटा के आप देश की जनता के सामने आके दिखा दो। आपको पता लग जाएगा आपकी औकात क्या है। वहां बैठ कर ज्ञान और भाषण देना बहुत आसान है श्रीमान जी। चुनाव लड़ने में और युद्ध लड़ने में बहुत बड़ा फर्क होता है, मान लीजिए आप। और वो फर्क इतना ही बड़ा होता है जितना मोदी और श्रीमती इंदिरा गांधी के अंदर फर्क है। वो युद्ध जीतना जानती थी, आप चुनाव जीतना जानते हैं, वो भी हेरा फेरी करके। इस देश में सबको पता है कि चुनाव आयोग आपकी मुट्ठी में है। आप पूरी तरह से धोखाधड़ी करके
आपने इस बार की सरकार बनाई है, ये पूरा देश मानता है। और आपको तो अच्छे से पता है कि देश की जनता ने आपकी सरकार नहीं बनाई, बिल्कुल नहीं बनाई। आप बेशक से जनमत संग्रह करा के देख लीजिए ओपनली, चुनाव आयोग को दूर करके एक बार जनमत संग्रह करा के देखिए, आपके पल्ले 10% वोट भी नहीं है आज। दोस्तों, मैं अब अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय हिंद साथियों, जय भारत।